1773 के 20 साल बाद आएगा एक एक्ट। कौन सा एक्ट है? 1793 का चार्टर एक्ट। ठीक है, इसमें क्या काम होगा? इसमें कुछ खास काम होता नहीं है जो बताने लायक हो ऐसा। बस ये होता है कि जो इन्होंने गवर्नर जनरल को अधिकार दिया था किस चीज़ का, कि अपनी परिषद की सलाह को नज़रअंदाज करो। तो सेम मैंने ढांचा बताया था कि अलग अलग बॉम्बे और मद्रास, यहाँ पे भी प्रेसिडेंसी है, यहाँ पे गवर्नर होता था। बंगाल वाले को गवर्नर जनरल बोला जाने लगा, इनको क्या बोलते थे? गवर्नर। और गवर्नर यहाँ पे राज कर रहा है। युद्ध, कूटनीति और राजस्व के मामले को छोड़ के सारे मामले ये लोग देख रहे हैं, यहाँ के गवर्नर। बाकी 3 मामले ही तो हैं बंगाल वाले के अधीन। तो ये क्या करेंगे, अभी बंगाल वाले को जो अधिकार मिले थे 1793 के चार्टर में, इनको भी दे देंगे जो यहाँ के गवर्नर हैं। ठीक है, हाँ नहीं, ये अपनी परिषद का क्या सलाह को नज़रअंदाज कर सकते हैं। इनके पास भी एक परिषद होगी ना, वहाँ पे तो सेम ढांचा यहाँ। अभी जैसे केंद्र में मुख्यमंत्री, केंद्र में प्रधानमंत्री है, तो उसके साथ मंत्रिमंडल होता है। मंत्रिमंडल की पूरी सलाह पे ही काम करना पड़ता है ना। तो राज्यों में भी होता है मुख्यमंत्री, उसके पास भी एक मंत्रिमंडल होता है। सेम ढांचा जो केंद्र में रहेगा वो राज्य में रहेगा। केंद्र वाले के पास कुछ पावर ज़्यादा रहेंगी, राज्य वाले के पास कम रहेंगे। तो अभी जो केंद्र वाले को एक पावर मिली थी बंगाल वाले को, अब ये क्या करेंगे इन प्रेसिडेंसियों को। तो इसमें केवल ये लिख सकते हो, एक तो कंपनी का मैंने बोला कि चार्टर अगले 20 वर्षों को हर चार्टर में ये बढ़ाएंगे, तो पहला पॉइंट तो कॉमन है ना। व्यापार और नियुक्तियों पे कंपनी का एकाधिकार, दूसरा पॉइंट ये भी कॉमन रहेगा। ये 2 लिखना है लिख लो, और या फिर नहीं लिखना है तो सिंपल सा ये लिखो कि बॉम्बे तथा मद्रास परिषद के गवर्नरों को भी अपनी परिषद की सलाह नज़रअंदाज करने का अधिकार दिया गया। हो गया। बाकी प्रावधान तो इस एक्ट में भी तुमको 50-60 प्रावधान मिलेंगे पढ़ने को, बहुत सारे रहते हैं छोटे छोटे, लेकिन ये एग्जामों में पूछे नहीं जाते हैं। किताबें देखोगे, किताबों में मिल भी जाएंगे प्रावधान जो है ना, कि कमांडर इन चीफ की नियुक्ति होगी तो रॉयल अनुमोदन अब फिक्स कर दिया गया कि जो महारानी थी उनकी मोहर लगानी जरूरी है। ये सारी चीज़ें बहुत, बट ये सब काम की नहीं है। अपने जो मेन काम की हैं वो अपन जाएंगे। ठीक है, अगला कौन सा एक्ट आएगा? 1813 का चार्टर एक्ट। नहीं, वो 33 वाला था, 20 साल बाद। 1813 का चार्टर एक्ट, इसमें क्या क्या होगा? अच्छा, इस टाइम क्या परिस्थितियां थी? अभी कोई युद्ध चल रहा था? कुछ हो रहा था ऐसी हलचल? कब हुआ था? 1816 में नेपाल का सगौली की संधि है, वो बाद में, एक तो बाद में हो रहा है, एक्ट पहले आ गया ना 1813 में। ठीक, इस टाइम कुछ नहीं था। इस टाइम सबसे मेन परिस्थिति थी, मैंने बताया कि औद्योगिक क्रांति आ चुकी है। कहाँ पे? ब्रिटेन में। ठीक है, जम के वहाँ पे उत्पादन होने लगा, और जब उत्पादन होने लगा, फैक्ट्रियाँ डल गई, तो उनको मार्केट चाहिए अपना सामान भेजने के लिए। ठीक, दूसरी चीज़ कंपनी के लिए कच्चा माल चाहिए।
कच्चा माल तो ब्रिटेन छोटी सी जगह है, कहाँ से लेके आएगी? इतना कपास कहाँ से लेके आएगी? अगर उनको कपड़े बनाने हैं तो इतना सारा कपास कहाँ से लेके आएगी कि दुनिया भर को ये कपड़े सप्लाई कर सके? ठीक, तो ये उसको ध्यान में रखते हुए नीतियाँ बनाएंगे। कंपनी की आर्थिक स्थिति तो कहीं ना कहीं बीच में रहेगी। इनकी आर्थिक स्थिति डामाडोल होती रहती है क्योंकि इनके प्रशासनिक खर्चे इतने बढ़ गए हैं कंपनी के कि ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई बहाना मार के कर्ज लेने के लिए जाएंगे वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे वो भी मेन रीज़न नहीं रहेगा। यहाँ पे मेन रीज़न रहेगा कि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति आ चुकी थी। वहाँ के जो औद्योगिक व्यापारी लोग थे उनका दबाव था कि कुछ नीतियाँ उस हिसाब से बनाई जाएँ जो उद्योगों के लिए फ़ायदेमंद हो। तो वो लेके आए 1813 का चार्टर अधिनियम। इसमें क्या करेंगे? दो चीज़ें कॉमन, 20 वर्षों के लिए चार्टर बढ़ाएंगे, नियुक्ति पर एकाधिकार रहेगा कंपनी का ही, ठीक है। व्यवसाय पे अब इनका एकाधिकार समाप्त होएगा। अभी तक कौन कौन सी? टी एंड ट्रेड विद चाइना, ठीक है, मतलब चाय और चीन के साथ व्यापार। अब समझो कि चीन के साथ व्यापार और चाय कितना फ़ायदेमंद चीज़ थी कि इन दो को केवल छोड़ दिया कि इसको कंपनी, इसको सिर्फ कंपनी वो करेगी और बाकी। एक्चुअली जो अमेरिका की क्रांति भी हुई थी ना, वो चाय के बैग ही, जो बोस्टन में चाय के बैग ही फेंके गए थे। जॉर्ज वाशिंगटन जो पहले राष्ट्रपति बने थे ना, उन्होंने क्या किया था? वो सेनापति थे, उन्होंने चाय के बैग जहाज़ों से फेंक दिए थे। तो उसको बोस्टन टी पार्टी नाम से वो घटना हुई थी। वहीं से अमेरिका की क्रांति शुरू हुई थी। और वो चाय पहुंची कहाँ से थी? इंडिया से ही। वो चाय यहीं से पहुंची थी। तो जब मैं वर्ल्ड हिस्ट्री समझाऊंगा, बताऊंगा, तो पता चलेगा चाय इनके लिए कितनी महत्वपूर्ण चीज़ थी, ठीक है। तो चाय और चीन के साथ व्यापार, इन दो चीज़ पे इनका क्या होगा? एकाधिकार इनका समाप्त हो जाएगा। और क्या होगा? हाँ, इनके साथ रहेगा, बाकी का एकाधिकार समाप्त हो जाएगा, ठीक। और क्या होगा? कंपनी घाटे में तो कोई ऋण थोड़ी ना दे रहा है, एक्ट के थ्रू ऋण थोड़ी ना मिलता है ना। इस एक्ट में और ये लेके आएंगे, शिक्षा पे 1 लाख रुपए की व्यवस्था करेंगे कि हम शिक्षा पे 1 लाख रुपए खर्च करेंगे। लेकिन जब मैं शिक्षा का विकास लिखाऊंगा उसमें बताऊंगा कि ये 1 लाख रुपए खर्च ही नहीं हो पाते हैं क्योंकि विवाद चलता है। एक आंग्लवाद होता है, एक प्राच्यवाद होता है। अब आंग्ल प्राच्यवाद क्या होता है? प्राच्यवाद होते हैं रूढ़िवादी होते हैं। वो बोलते हैं हमें इंडिया के अंदर इंटरफेयर ही नहीं करना है सामाजिक, वो जैसे हैं खुश हैं, कुछ वो नहीं करना है, उनमें बदलाव नहीं कराना है। और आंग्लवाद क्या होते हैं? अंग्रेजी कि इनको पाश्चात्य शिक्षा दो, अपने जैसा बनाओ, तब ये हमारे शासन को समझेंगे, हमको मानेंगे, विदेशी कपड़े पहनेंगे, तभी तो पहनोगे। मोबाइल कब यूज करोगे? एंड्रॉयड, जब थोड़ा जानकारी हो मोबाइल की, तब तो उनका मार्केट चलेगा। अगर आप मोबाइल की जानकारी नहीं है, फ़ोन ही नहीं देखा कभी WLL, अब कोई यहाँ मोबाइल लेके आ जाए यहाँ की जनता के बीच में, वो ले लेगा क्या? तो क्या करेंगे? जियो वालों ने कैसे बेचा अपना 4G? जियो के आने से पहले लोग 4G नाम तो सुन रहे थे, उसका आइडिया नहीं था कि होता कैसे है, इसका क्या यूज होता है, क्या नहीं। जियो वालों ने लाओ इनको यूज कराओ ना, फ्री में मिल रहा है आदमी। इंडिया में फ्री में पानी भी मिले तो भीड़ लग जाए, वहाँ पे लाइन लग जाए। ये तो 4G चल रहा है, ठीक है। फ्री में देना शुरू किया, लोगों ने यूज किया, अब उनको यूज करने का अच्छा आइडिया हो गया, प्लस लत लग गई। तुम व्हाट्सएप एक बार यूज कर लो, फिर व्हाट्सएप अनइंस्टॉल नहीं कर पाओगे, कर भी दिए 2-3 दिन बाद फिर इंस्टॉल कर लोगे, है ना। तो जियो वालों ने सेम किया। सेम इनका था, जो आंग्लवादी थे उनका ये कहना था कि इंडियंस को शिक्षित करो, अपने कल्चर से परिचित कराओ, जो वहाँ का है ना अंग्रेजी कल्चर, पाश्चात्य कल्चर। अपने कपड़े जो जीन्स हम पहनते हैं, अपने जो यूज करने वाले साधन हैं वो, तो जब वो हाई फाई होंगे तब तो हमारी चीज़ें यूज करेंगे, जब उनको ज्ञान आएगा। नहीं तो वो आराम से धोती पगड़ी पहन के घूम रहे हैं, क्या दिक्कत है उनको? क्यों हमारे कपड़े खरीदेंगे, है ना। तो आंग्ल प्राच्यवादियों के बीच में जो विवाद होगा, उस वजह से क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा उस वजह से? वो 1 लाख रुपए खर्च ही नहीं हो पाएंगे। जो 1 लाख की व्यवस्था करेंगे ना ये लोग शिक्षा के लिए, वो 1 लाख रुपए कभी खर्च ही नहीं होंगे, ठीक। और क्या करेंगे? ये ईसाई मिशनरियों के लिए इंडिया को खोल देंगे कि सरकार की
हाँ, सरकार की परमिशन लेके ईसाई मिशनरियाँ आ सकती हैं यहाँ पे और प्रचार कर सकती हैं। वो प्रचार करने थोड़ी ना आएंगे, वो आके यहाँ पे धर्म परिवर्तन कराना शुरू कर देंगे। तो ये आगे चल के ये कहीं ना कहीं ये बड़ा रीजन बनेगा किस चीज़ का, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम का, कि ये जगह जगह कन्वर्ट कराती। मैंने बताया था नागालैंड की जनसंख्या 95% से ऊपर कौन सी है, ईसाई। कहाँ से आ गए इंडिया में ईसाई इतने ज़्यादा? तो ये चलो गोवा में तो राज किया उन लोगों ने, नागालैंड में तो इन लोगों का राज्य नहीं था ना। लास्ट में होगा, देखोगे लास्ट में हल्का सा आसपास जाएंगे ये लोग, आसाम तरफ ये जाएंगे, 1-2 युद्ध होंगे इनके, अहोम, गारो, खासी, जयंतिया करके पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, वहाँ पे। लेकिन वहाँ कोई शासन, सुदृढ़ शासन नहीं स्थापित करेंगे। बट इनके प्रचारक तो जाते हैं, अभी भी जाते हैं। अंडमान निकोबार एक द्वीप है, वहाँ पे जनजाति रहती है, एक सेंट नलीज। अगर अखबार पढ़ते होगे तो आज से 2 से 3 साल पहले एक अमेरिकन गया था ईसाई मिशनरियों का अपना प्रचार करने, और वो गया, वहाँ इतनी पिछड़ी हुई जनजाति है वो कि वो अभी भी आदि मानव काल में रह रही है, बिल्कुल वैसे जैसे आदि मानव रहते। खा रहे मांस, शिकार करके खा रहे, तीर भालों का इस्तेमाल कर रहे। वो उसने तीर मार के उन लोगों ने मार दिया उसको। तो वहाँ पे इंडियंस भी नहीं जाते हैं। जब जनजातियों को पढ़ाएंगे तो नेहरू एक नीति लेके आए थे कि जनजाति होती क्या है। जनजाति जब ये होती है कि वो लोग समाज से कट के रहते हैं, तो ये हुआ कि इनके अंदर इंटरफेयर मत करो, इनके विकास के लिए तो करो काम, लेकिन एकदम इनको वो मत बना दो कि एकदम डेवलप बना दिए शहरों जैसा, वो नहीं बन पाएंगे, वो डर के भाग जाएंगे और वो ख़त्म हो जाएंगे। तो जो जनजातियाँ होती हैं अभी भी अंडमान तरफ, बहुत सारी जनजाति ऐसी है जो अभी से भी 150-200 साल पहले जो चलता था उससे भी पीछे रह रही हैं, वो रहती हैं। उनका रहन सहन, खान पीन, पढ़ाई वगैरह कुछ नहीं है, शिकार कर रहे हैं, कबीलों में रह रहे हैं, वैसे ही शादी हो रही, वैसे ही गुफाओं में मकान बना के रह रहे हैं, शिकार करके खा रहे हैं। तो लेकिन मिशनरी अभी भी जा रही है वहाँ पे। वो क्यों मारा गया? जो अमेरिकन था उसको अपने उस पर था कि हम इनको कैसे भी करके कन्विंस कर लेंगे। उसने एक नाव वाले को पैसा दिया, वहाँ जाना मना है वैसे, पैसा दिया, चला गया, वो वहाँ छोड़ के आ गया। जैसे इनको देखा वो लोग डर गए, मार दिया तीरों से। वो सीधा अटैक, जहाज़ों पे, नाव पे अटैक कर देते हैं। और कई बार ऐसा हुआ कि बड़े बड़े अटैक किए उन लोगों ने, ठीक है। तो मिशनरी को यहीं से मिलेगा मौका कि आप जाइए और धर्म का प्रचार कीजिए, लेकिन मेन उनकी आड़ क्या होगी? धर्म परिवर्तन कराना। वो आगे चल के अभी हम लोगों का कानून आएगा, एमपी में बहुत ज़्यादा हुआ फिर धर्म परिवर्तन एक टाइम पे, तो एमपी वाले एक कानून लेके आ गए धर्म परिवर्तन के लिए। अपने संविधान में धर्म परिवर्तन की बात नहीं है, लेकिन धर्म का अगाध प्रचार करने का अधिकार दिया है तुमको कि आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हो। इसका फ़ायदा उठा के ये लोग क्या करते थे? धर्म परिवर्तन कराते थे। तो फिर कोर्ट, एक नियम बन गया, कोर्ट ने भी अपना एक वो दे दिया निर्णय कि जो आपको अधिकार मिला उसके अंतर्गत धर्म परिवर्तन नहीं आता। प्रचार करना अलग है, धर्म परिवर्तन कराना अलग चीज़ है। फिर अलग अलग राज्य कानून लेके आ गए, ठीक है। वो क्या मुसलमान प्रचार तो करोगे तुम, प्रचार करने का अधिकार तो हर किसी को मिला है। प्रचार करने का अधिकार तो हर किसी को मिला है। वो तो अपना आर्टिकल 25 पढ़ोगे, वो यही है, किसी भी धर्म को मानने, अनुकरण करने और उसका अगाध रूप से प्रचार करने की आपको स्वतंत्रता मिली हुई, उसको कोई नहीं छीन सकता है। धर्म के लिए संपत्ति जुटा सकते हो आप, धार्मिक संस्थानों का प्रबंधन करने, उसके लिए संपत्ति इकट्ठा करने, तभी ये देखते हो बड़े बड़े बाबा लोग साम्राज्य बना लेते हैं, क्योंकि इनको ये अधिकार मिले हुए हैं, ठीक है। तो लेकिन उसके अंतर्गत ये लोग क्या गलत फ़ायदा उठाते हैं। अब धर्म परिवर्तन है नहीं, तुम करा रहे हो, लोभ लालच दे रहे हो, डरा रहे हो, धमका रहे हो, कुछ भी करके धर्म परिवर्तन करा दे रहे हो, तो ये तो गलत है ना। अगर कोई आदमी अपने आप से चाहता है कि हमको इस धर्म में सही नहीं लग रहा, जाना चाहे, वो स्वतंत्र है, लेकिन कोई सामने वाला लोभ लालच दे के या कुछ करके बहला फुसला के करा दे रहा है, वो गलत चीज़ है, ठीक है। और क्या हुआ था इसमें? कंपनी के शेयर होल्डर्स रहेंगे। शेयर होल्डर बताया था क्या होते हैं? मालिक, जिन्होंने पैसा लगाया, उनको ये लोग गारंटी दे देंगे कि तुमने जो पैसा लगाया उसको 10.5% ब्याज की गारंटी हम लेते हैं, तो पैसा और भी भेजो, लगाओ, प्लस इतनी गारंटी। अब वो कहाँ से कमा के देंगे? इंडिया से ही देंगे, यहीं से देंगे कमा के, लेकिन गारंटी ले लेंगे। जब आगे चल के अपना आंदोलन शुरू होगा तब देखोगे कि ये सारी चीज़ें निकल के आएंगी कि कितना ये लोग धन का दोहन कर रहे हैं,
कितना पैसा किस किस रूप में लेके जा रहे हैं। इनको वो लोग होम चार्जेज नाम दे रहे थे, गृह व्यय। होम मतलब अपना घर है, ये घर का खर्च है, और वो कर कहाँ रहे हैं, ब्रिटेन में। ऐसे कई खर्चे आएंगे ब्रिटेन में, जो अधिकारी रहेंगे वो अपने घर परिवार वालों के खर्चे, बाजार में शॉपिंग करते हैं और इंडिया के नाम पे उसका बिल फाड़ते हैं, क्योंकि वो गृह व्यय में आते थे होम चार्जेज, जो वो आगे चल के पढ़ाऊँगा। अभी तो बस इतने ही लिखो, डाल लो हेडिंग 1813 का चार्टर एक्ट। डालिए प्रावधान। एक बगल में लिख सकते हो, जैसे कारण या पृष्ठभूमि चाहिए तो यही है, ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति और व्यापारियों के दबाव में चार्टर एक्ट लाए। देखिए, ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति, तथा व्यापारियों के दबाव में चार्टर एक्ट लाए। हो गया। अब इसके अंदर प्रावधान डालो हेडिंग। डालिए। पहला तो वही जो मैंने बताया, दो चीज़ें तो रहेंगी, 20 वर्षों के लिए इनका चार्टर बढ़ाएंगे। दूसरा क्या क्या बताया था दूसरा, व्यापार और नियुक्तियों पर कंपनी का एकाधिकार बना रहेगा। लेकिन व्यापार पे नहीं रहेगा, नियुक्तियों पे अब रहेगा। व्यापार का तो इन्होंने हटा दिया, तो नियुक्तियों पर कंपनी का एकाधिकार बना रहेगा। हो गया। अगला पॉइंट लिखो, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त। ब्रैकेट में भारत से चाय तथा चीन से व्यापार को छोड़कर, भारत से चाय का व्यापार और चीन से व्यापार, चीन से पूरा व्यापार। हो गया। इसमें लिखो, इसी अधिनियम में भारत में क्राउन की स्थिति को सर्वोच्च बताया गया। हो गया। क्राउन का मतलब ताज, ताज मतलब जो गद्दी पे बैठेगा उसके सर पे मुकुट, जो मैंने बताया मुकुट अभी कहाँ है, ब्रिटेन की महारानी के पास, तो उसके क्राउन में लगा हुआ है मुकुट, तो क्राउन मतलब महारानी। ठीक। अगला क्या होगा, शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष एक लाख रुपए के व्यय का प्रावधान।
हो गया। मिशनरियों को, अगला पॉइंट लिखो, ईसाई मिशनरियों को सरकार की अनुमति के पश्चात धर्म प्रचार की छूट आखिरी लिख लो, कंपनी के शेयर होल्डरों को भारतीय राजस्व से $10.5% का लाभांश दिया जाएगा। हो गया। अगला क्या होगा, कौन सा अधिनियम? फिर से 20 साल बाद 1833 का अधिनियम। ये अधिनियम बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम होगा। इसमें क्या होगा? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर ऑफ इंडिया, ठीक है, ये बना देंगे। एक तो ये हो गया प्रावधान। इसका मतलब क्या हुआ? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को GGB, हाँ, GGI बना दिया गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब खोजो। मतलब कि प्रशासन का केंद्रीकरण बढ़ रहा है। सबसे ज़्यादा केंद्रीकृत प्रशासन हो जाएगा इस एक्ट के बाद। केंद्रीकृत का मतलब समझते हो? एक सत्ता एक जगह पे केंद्रित हो गई है, एक स्थान पे। अभी क्या है विकेंद्रीकृत का मतलब? मोदी सरकार पे क्या लगता है आरोप? यही आरोप लगता है कि ये सत्ता का केंद्रीकरण कर रहे हैं। ना किसी मंत्री से सलाह लेना है इनको, ना किसी से, और सारी संस्थाओं को ये क्या कर रहे हैं, उनकी स्वायत्तता खत्म कर रहे हैं। जब पॉलिटी पढ़ लोगे इन सारे शब्दों का मतलब समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। अभी सिर्फ केंद्रीकरण का मतलब एक कोई पॉइंट है, वहाँ पे सत्ता का क्या हो रहा है, केंद्रीकरण। हम लोग रह रहे हैं किसमें? संघ। भारत एक राज्यों का संघ है, यूनियन है हमारा। तो यहाँ पे सत्ता का विकेंद्रीकरण है। कितने लेयर्स में? 3 लेयर। वैसे मेनली 2 लेयर्स में है, केंद्र और राज्य, ठीक है। केंद्र है ये बीच में और बाहर राज्य है। राज्य काफ़ी सारे होंगे, ठीक है। और राज्यों के अंतर्गत ही इन्होंने क्या बना दिया? पंचायतें। पंचायत होती है जो ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, ये शासन का तीसरा वो है, 3rd लेयर होती है। ग्राम पंचायत में जो ग्राम प्रधान होता है वो अपने आप में एक स्वतंत्र वो होता है, निर्णय लेने वाला, नीतियां बनाने वाला, ठीक है। ऐसे जो मेयर होता है नगर पंचायत में वो स्वतंत्र होता है। तो इस शासन का तीसरा फॉर्म है ग्राउंड लेवल पे, ठीक है। 2 फॉर्म मेन ये हैं। अब ये क्या करेंगे? जो राज्यों में थी उनसे अधिकार सारे छीन लेंगे। अब राज्य कोई कानून नहीं बना सकते। राज्य जब कानून नहीं बना पाएंगे तो सत्ता का क्या हो रहा है? केंद्रीकरण हो रहा है ना। पूरी सत्ता गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में निहित कर देंगे कि अब जो डिसीजन लेना चाहो, जैसे इंडिया को चलाना चाहो, सिर्फ तुम लोग चलाओगे। समझ गए? ठीक है। तो और क्या होगा यहाँ पे काम? 1833।
अभी तक व्यापारिक एकाधिकार इनका समाप्त तो हुआ था, लेकिन दो चीज़ें छूट गई थी। अब क्या करेंगे, सब खत्म कर देंगे कि अब तुम एक प्रशासनिक इकाई हो। कंपनी अब क्या बन जाएगी, व्यापारिक कंपनी के बाद अब ये सिर्फ प्रशासनिक इकाई रह जाएगी, सिर्फ प्रशासन देखेगी, बाकी व्यापारिक और कंपनियां भी आके व्यापार कर सकती हैं, इंग्लैंड की जो भी कंपनी है सारी, ठीक है। तो इसका व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो जाएगा। और क्या करेंगे, दास प्रथा चलती थी दुनिया में, उसमें ये क्या बोलेंगे कि दास प्रथा इंडिया, जितने भी उपनिवेश हैं इंग्लैंड के, जितने भी इनके उपनिवेश, बहुत सारी जगह थे, जितने भी इनके उपनिवेश होंगे, ये क्या बोल देंगे, सब जगह से हम क्या कर रहे हैं, दास प्रथा को समाप्त कर रहे हैं, ठीक है। दास प्रथा समाप्त हो रही है तो ये और क्या बोलेंगे, इंडिया में हम धर्म, जाति, वंश, कलर, ये सारी चीज़ें देख के, या तुम्हारा जन्म स्थान, ये देख के भेदभाव नहीं करेंगे नौकरी में या रोजगार में। लेकिन होगा क्या, अंग्रेज बवाल काट देंगे। ये जब चीज़ आएगी, उनको लगेगा कि कोई भी आदमी किसी भी नौकरी में जा सकता है, तो वो क्या करेंगे, अपने ही देश में हल्ला काट देंगे कि हमारा देश है, हमारा अधिकार है, हमको कुछ तो विशेषाधिकार होने चाहिए। तो फिर क्या होगा, ये चीज़ लागू नहीं हो पाएगी, ठीक है। हाँ, कानून में रहेगा तो कानून तो बन ही गया ना, अब उसको ज़मीन पर भी तो उतारना है, समझे। ज़मीन पर नहीं हो, ऐसे तो बहुत सारे, अभी एक एल्बर्ट बिल आएगा आगे चल के, कब आएगा, 1880 के आसपास, 78 में, ठीक है। तो नहीं, 80-81 में आता है, ये रिपन रहता है, लॉर्ड रिपन, वो बहुत अच्छा आदमी रहेगा। 2 ही 3 हुए हैं वायसराय जो बहुत अच्छे रहेंगे। वो आएगा तो वो क्या करेगा कि अभी तक इंडियन जो हैं जज, वो सिर्फ इंडियन का मुकदमा देख सकते थे, वो आगे एक कानून लेके आएगा कि चाहे इंडियन हो, चाहे अंग्रेज हो, चाहे यूरोपियन हो, इंडियन जज किसी का भी मुकदमा देख सकते हैं। उस पर बवाल कटेगा पूरे जो इंग्लैंड है वहाँ पे, कि नहीं, हम लोगों को ये काले कुत्ते कैसे हम लोग को सुन सकते हैं, सज़ा दे सकते हैं, इस तरीके से होगा। तो फिर वो चीज़ में भी इनको कदम पीछे उठाने पड़ेंगे, ठीक। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें आएंगी कि कानून तो बन जाता है, लेकिन कानून ज़मीन पर उतर भी रहा है कि नहीं उतर रहा है। और क्या होगा इसमें, कंपनी को बोल देंगे कि जितने भी शेयर होल्डर हैं कंपनी के, उनका सारा कर्ज ब्रिटिश भारतीय सरकार चुकाएगी। ये आश्वासन दे देते हैं कि आपका जो भी कर्ज है, इसको कौन चुकाएगा, ब्रिटिश भारतीय सरकार। वो कहाँ से लाएगी, घर से तो ला नहीं रही, इंडियन से ही निचोड़ के लेके जैसे भी जाएगी निचोड़ेगी, लेकिन वो चुकाएगी, ठीक। और क्या होगा, एक विधि आयोग बनाया जाएगा। मैंने बताया था अभी भी विधि आयोग चलता है, विधि आयोग की रिपोर्ट्स आती हैं, हम लोग को पढ़नी होती है मेंस के लिए, समझे। अभी विधि आयोग ने एक रिपोर्ट दी थी, उसमें बोला था सट्टेबाजी को लीगलाइज कर दिया जाए। IPL में लोग सट्टा